आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बड़ी खबर है इस वक्त की। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा आपसे कुछ ही देर में। आपको बता दें कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की और इस प्रेस वार्ता में आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा 3 बजे। आपसे थोड़ी ही देर में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और इसी में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंतजार खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने का ऐलान कर दिया है, जो कि इसके साथ ही चुनाव आयोग आंध्र प्रदेश, ओडिशा समेत 4 राज्यों के चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर सकता है, ऐसी अंदेशा जताई जा रही है। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और इसके बाद सरकारें नई घोषणाएं नहीं कर सकेंगी। हालांकि पहले से ही जारी विकास कार्यों को पूरा किया जा सकेगा। आचार संहिता लागू होते ही राजनीतिक दलों को कई तरह के भी प्रतिबंधों का पालन करना पड़ेगा और चुनाव आयोग ने जैसा कि पहले ही बताया था कि राज्य विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है आज। और अब से थोड़ी ही देर में दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। तो आपको यहां पर यह भी बता दें कि दरअसल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच 7 चरणों में चुनाव हुए थे और चुनाव के परिणाम 23 मई को घोषित किए गए थे और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि आपको बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 353 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी महज 52 सीटों पर जीती थी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को कुल 92 सीटें मिली थी। और आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव बताया जा रहा है। अब से थोड़ी ही देर में दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। माना यह जा रहा है कि 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं और 7 चरणों में ये चुनाव संभव बताए जा रहे हैं। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और लोकसभा के चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। ऐसे में कई तरह के प्रतिबंध होंगे जो कि पार्टियों को उन प्रतिबंधों के दायरे में रहना पड़ेगा और सरकारें अब कोई भी नए काम का ऐलान नहीं कर सकती हैं। आज चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तारीखों के ऐलान के बाद यह भी एक बड़ा प्रतिबंध सरकारों पर लग जाएगा। तो 7 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा के चुनाव। बड़ी खबर है इस वक्त की। 1.5 घंटे बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव बताया जा रहा है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। कितने चरणों में चुनाव होगा और किस तरीके से किस किस फेज में किन राज्यों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा, पूरी जानकारी, पूरा खाका प्रस्तुत किया जाएगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी जानकारी सामने आ जाएगी और 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह परमार जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका JK 24/7 न्यूज पर। आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा चुनाव आयोग और इसके बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। पार्टियों की तरफ से जो पूरी तैयारियां की जा रही हैं, फिलहाल आपको क्या नजर आ रहा है, किस तरीके के सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? इंडिया गठबंधन एक तरफ और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन पूरा आमने सामने नजर आ रहा है। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, शायद फिर से जुड़ेंगे। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव है। आपको बता दें कि आपसे थोड़ी ही देर बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव है और पूरा शेड्यूल सामने आ जाएगा।
तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा और इसके साथ ही राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा होगी। तारीखों की घोषणा के बाद ही देश भर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता भी लागू हो जाती है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रवि अरोड़ा जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रवि अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। रवि अरोड़ा जी, आज जी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कितनी संभावना जताई जाए कि राज्यों के लिए भी चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है? और इसके साथ अगर जम्मू कश्मीर का हम जिक्र करें तो जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर के कितना अंदेशा लगाया जाए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जा सकते हैं? देखिए, आज लगभग ऐसा लग रहा है कि आज चुनावों की तारीख का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगनी है, ये तय हो चुका था। क्योंकि जिस प्रकार से ताबड़तोड़ आपने देखा, प्रधानमंत्री जी लगातार दौरे कर रहे थे, खासकर गैर बीजेपी शासित राज्यों के अंदर, और जिस प्रकार से आपने देखा कई पुलों का उद्घाटन, और लगातार जिस प्रकार से राम मंदिर को लेकर भी पूरी गर्मजोशी के साथ कार्यक्रम किए गए, तो ऐसे में लग रहा था कि बहुत जल्दी तारीखों का चुनाव जो है ऐलान हो सकता है। तो आज पूरी संभावना है कि राज्यों के लेकर कहीं ना कहीं जो पूरी तैयारी कर ली गई है, और खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि वहां का मामला बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार, क्योंकि एक लंबा टाइम भी चाहिए होगा, तो ऐसे में कितने चरणों के जो है चुनाव का, ये बात देखने वाली रहेगी कि जिन राज्यों में, खासकर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें या फिर आप बात करें आपके जम्मू कश्मीर की, तो ऐसे इन राज्यों के अंदर कितने चरणों में चुनाव होने वाला है, ये बात देखने वाली रहेगी। बिल्कुल ये बात देखने वाली रहेगी, लेकिन अभी से ही कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से, खासतौर पर हम पश्चिम बंगाल का अगर जिक्र करते हैं तो वहां से ये अपील की जाने लगी है कि दरअसल चुनाव को ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, एक ही चरण में चुनाव करा लिए जाएं। अब क्या राजनीतिक इस बात को डिसाइड करेगी, राजनीतिक दल इस बात को का निर्णय लेंगे या सजेशन देने के लिए वो क्या मान्य है क्या कि कितने चरणों में चुनाव कराया जाए? क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अपने सुविधानुसार, और चुनाव आयोग को यह भापना होता है कि किस राज्य में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति के अनुसार कितने चरणों में चुनाव कराना है, ये उसका निर्णय होना चाहिए। देखिए, जब चुनावों की बात होती है तो भारतीय निर्वाचन आयोग तय करेगा कि कितने चरणों में चुनाव कराना है, क्योंकि सुरक्षा के मामले में, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां जो हमारी होती हैं, वो एक राज्यों से लेकर दूसरे राज्यों में जाने के लिए एक बहुत लंबा पीरियड चाहिए होता है, उसके लिए पूरी तैयारी चाहिए होती है, खासकर सरकार के पास जो है टाइमिंग को लेकर। तो अगर एक ही टाइम में कई संवेदनशील इलाके होते हैं जहां पे निर्वाचन आयोग को ये देखना होता है कि वहां पर आखिर कोई दिक्कत आती है तो कैसे उससे निपटा जाए, क्योंकि मेन बात है कि चुनाव सुचारू रूप से होने चाहिए, अधिक से अधिक वहां पर चुनावों का हिस्सा बने लोग, और सबसे बड़ी बात है उनकी सुरक्षा, जान मान को लेकर किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, बूथ कैप्चिंग ना हो या किसी भी प्रकार से। तो उसके लिए सुरक्षा को क्यों मेन मायने रखा जाता है, इसमें पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। और मैं नहीं समझता किसी पार्टी के कोई ये पार्टियां तय करने लगेगी, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात कर ले, चाहे किसी नक्सल बेल्ट एरिया की बात कर ले, चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर ले। तो इन सब राज्यों को पूरे देश में कोई बहुत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कोहिमा तक पूरे हिंदुस्तान, आप को समझ लीजिए कि चुनाव कराना कोई इतना आसान नहीं होता, तो कई चरणों में होते हैं चुनाव। तो ये चुनाव तो जो चुनाव आयोग का काम है देखना, किसी राजनीतिक पार्टी का इसमें ना तो राय मांगी जाती है और ना ही मैं समझता हूं किसी प्रकार की पार्टी को राय देनी चाहिए, क्योंकि ये मामला देश की जो है चुनावों से जुड़ा है, आम आदमी की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, आम आदमी की जो है जो सत्ता में लाना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार का, क्योंकि एक अब आप पश्चिम बंगाल की अब बात कर रहे हैं तो आप खुद देख चुके हैं वहां पे किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार से संदेश खली के अंदर बीजेपी के नेताओं को जाने से इंकार कर दिया जाता है, वहां पे किस प्रकार से पुलिस जो है टीएमसी के इशारे पर काम करती है, किस प्रकार से ममता बनर्जी के लोग जो चाहते हैं वही वहां पे होता है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं क्या कि केंद्रीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वहां पर जाएंगी तो क्या एक दिन में चुनाव कराना संभव है? इतना आसान नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये सब साइड की बातें, और चुनाव आयोग को भी किसी प्रकार से इस प्रकार से की बातों को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उनको पता है कि उनको जो काम करना है वो करना है, और इसमें किसी प्रकार की राज्य सरकार की कोई दखल नहीं होना चाहिए। ठीक बात रवि अरोड़ा जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि इस बार नयापन देखने को क्या मिल सकता है चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग को लेकर के भी कई तरीके के सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, खासतौर पर राजनीतिक दलों का ही हम जिक्र करें, विपक्षी दल कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी सवालों के कटघरे में खड़े करने का काम करते रहे हैं। क्या कुछ परिवर्तन, क्या कुछ नयापन इस चुनाव में नजर आ सकता है? क्या कोई नए कदम चुनाव आयोग उठा सकता है क्या? सबसे बड़ी बात तो यह है
कि विपक्षी पार्टियां सबसे पहले, आप ये छोड़िए सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, वो तो ईवीएम पे भी उंगली उठाती हैं, वो तो मीडिया पर भी उंगली उठाती हैं, वो तो हर मतलब सरकार के पक्ष में अगर कोई भी काम बात करता है, अगर हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी अगर बात कर रहे हैं और हम बात ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो हम पर भी उंगलियां उठा देते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, इससे चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चुनाव वैसे ही होंगे जैसे होते आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोई किसी की सरकार का दखल नहीं होता। चुनाव आयोग एक जो है अपने स्वतंत्र एजेंसी है, उसको अपना काम करना है और मैं समझता हूं उसके काम में कोई दखल नहीं दे सकता, क्योंकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से लेके सभी जो हमारी न्याय प्रणाली है वो पूरी नजर रखती है इन सब चीजों पर। इतना आसान नहीं है कुछ गलत करना, और सबसे बड़ी बात इसमें कोई गलत हो भी नहीं सकता। जो आम आदमी वोट डालने जाता है वो ईवीएम में क्या जो है वोट डालने के बाद वो सरकार का काम, उसके जब काउंटिंग होती है तो पता लगता है कि कौन सत्ता में आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो इसमें किसी का कोई रोल नहीं बनता और कुछ नयापन ऐसा नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से हमेशा से चुनाव होते आए बिल्कुल वैसे ही होने वाले हैं। लेकिन इस बार यह तय है कि जिन राज्यों के अंदर संवेदनशील इलाके हैं, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, मणिपुर की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, इन राज्यों में सुरक्षा एजेंसियां खास सतर्क रहने वाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गंभीरता को देखते हुए, जिस प्रकार से पिछले दिनों में माहौल देखने को मिला, ऐसे में गंभीर माहौल को देखते हुए कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इस बार सख्ती बरती जा सकती है जांच एजेंसी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। राजनीतिक दलों की तरफ से पानी की तरह पैसा बहाया जाता है चुनाव जैसे शुरू होता है, और प्रत्येक चुनाव में हम लोग देखते भी हैं कि चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरफ से धरपकड़ की जाती है और बड़ी मात्रा में मोटी रकम जब्त भी की जाती है और अन्य सामग्रियां भी जब्त की जाती हैं। इस बार सरकार चुनाव आयोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी इन राजनीतिक दल से निपटने के लिए, उनके नेताओं से निपटने के लिए जो अनैतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। दूसरा बड़ा यहाँ पर सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि चुनावी चंदा को लेकर के शोरगुल खूब नजर आ रहा है, और ऐसे में चंदा किसने दिया और किसने लिया ये नाम सामने आ गए हैं। इसका कितना असर देखने को मिल सकता है चुनाव में? देखिए, ये तो तय है कि चंदा देना और लेना ये सब सरकारों का काम रहा है आज तक। देश के आजाद होने से लेके अब तक जितनी भी पार्टियां देश में सत्तासीन रही हैं और उन सब ने ही कहीं ना कहीं पॉलिटिकली पैसा इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो बहुत ज्यादा होता था, अब थोड़ा सा सरकार नजर रखती है, चुनाव आयोग नजर रखता है, देश की एजेंसियां नजर रखती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं धरपकड़ बनी रहती है, लगातार डर बना रहता है। लेकिन यह तो आप समझ लीजिए कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है कि इस पैसे को रोका जा सके। काले धन का खुलकर इस्तेमाल होता है, सभी पार्टियां करती हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे विपक्षी पार्टियां हो। इस बार कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को ऐसा कहना जरूर सुनने में मिल रहा है कि जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी ने लगातार धरपकड़ की है और जिस प्रकार से पैसे पकड़े हैं और जिस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियों ने, जांच एजेंसियों ने लगातार पैसे की धरपकड़ की है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिस प्रकार से रेड किए लगातार, ऐसे में उनका बहुत पैसा जो है पार्टी फंड में जो आने वाला था वो कम हो गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात तय है कि विपक्ष के ऊपर तो बहुत ज्यादा असर पड़ा, और वही इसी बात को चिल्ला रहे हैं कि उनको लगता है कि पैसा जो था वो कहीं ना कहीं देखिए खुलकर तो कोई सामने आता नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आएगी। लेकिन यह तय है, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, छोटी रीजनल पार्टीज की बात करें, कोई भी ऐसी पार्टी इस पैसे से नहीं बची है। सबको इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन अब समय के अनुसार कैसे करना है यह खुद देखते हैं, क्योंकि अब जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव है तो पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो ऐसे में बहुत सारे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पैसा खर्च करते हैं इन चीजों में, और जब पैसा खर्च करते हैं तो वो नेचुरल बात है, उनको वो भी आने वाले टाइम में फिर उसके बाद सत्ता में सीजन होने के बाद अपन उनका फायदा भी उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे के जो चलन है वो रोक नहीं सकते आप, बिल्कुल रोक नहीं ले सकते, लेकिन चुनाव आयोग की नजर जो है लगातार बनी रहेगी इस पर। जैसा कि पहले ही बताया था कि राज्य विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है आज, और अब से थोड़ी ही देर में दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। तो आपको यहां पर यह भी बता दें कि दरअसल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच 7 चरणों में चुनाव हुए थे, और चुनाव के परिणाम 23 मई को घोषित किए गए थे। और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि आपको बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 353 सीटें मिली थी, और कांग्रेस पार्टी महज 52 सीटों पर जीती थी, और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को कुल 92 सीटें मिली थी। और आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव बताया जा रहा है। अब से थोड़ी ही देर में दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। माना यह जा रहा है कि 7 चरणों में चुनाव
हो सकते हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं और 7 चरणों में ये चुनाव संभव बताए जा रहे हैं। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। ऐसे में कई तरह के प्रतिबंध होंगे जो कि पार्टियों को उन प्रतिबंधों के दायरे में रहना पड़ेगा और सरकारें अब कोई भी नए काम का ऐलान नहीं कर सकती हैं। आज चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तारीखों के ऐलान के बाद यह भी एक बड़ा प्रतिबंध सरकारों पर लग जाएगा। तो 7 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा के चुनाव। बड़ी खबर है इस वक्त की, 1.5 घंटे बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव बताया जा रहा है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। कितने चरणों में चुनाव होगा और किस तरीके से किस किस फेज में किन राज्यों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा, पूरी जानकारी, पूरा खाका प्रस्तुत किया जाएगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी जानकारी सामने आ जाएगी और 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह परमार जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका JK 24/7 न्यूज पर। आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा चुनाव आयोग और इसके बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। पार्टियों की तरफ से जो पूरी तैयारियां की जा रही हैं, फिलहाल आपको क्या नजर आ रहा है, किस तरीके के सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? इंडिया गठबंधन एक तरफ और दूसरी तरफ NDA गठबंधन पूरा आमने सामने नजर आ रहा है। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, शायद फिर से जुड़ेंगे। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव है। आपको बता दें कि आपसे थोड़ी ही देर बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव है और पूरा शेड्यूल सामने आ जाएगा। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा और इसके साथ ही राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा होगी। तारीखों की घोषणा के बाद ही देश भर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता भी लागू हो जाती है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रवि अरोड़ा जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। रवि अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। रवि अरोड़ा जी, आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कितनी संभावना जताई जाए कि राज्यों के लिए भी चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है? और इसके साथ अगर जम्मू कश्मीर का हम जिक्र करें तो जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर के कितना अंदेशा लगाया जाए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जा सकते हैं? देखिए, आज लगभग ऐसा लग रहा है कि आज चुनावों की तारीख का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगनी है, ये तय हो चुका था। क्योंकि जिस प्रकार से ताबड़तोड़ आपने देखा, प्रधानमंत्री जी लगातार दौरे कर रहे थे, खासकर गैर बीजेपी शासित राज्यों के अंदर, और जिस प्रकार से आपने देखा कई पुलों का उद्घाटन और लगातार जिस प्रकार से राम मंदिर को लेकर भी पूरी गर्मजोशी के साथ कार्यक्रम किए गए, तो ऐसे में लग रहा था कि बहुत जल्दी तारीखों का चुनाव जो है ऐलान हो सकता है। तो आज पूरी संभावना है कि राज्यों के लेकर कहीं ना कहीं जो पूरी तैयारी कर ली गई है, और खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि वहां का मामला बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार, क्योंकि एक लंबा टाइम भी चाहिए होगा, तो ऐसे में कितने चरणों के जो है चुनाव, ये बात देखने वाली रहेगी कि जिन राज्यों में, खासकर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें या फिर आप बात करें आपके जम्मू कश्मीर की, तो ऐसे इन राज्यों के अंदर कितने चरणों में चुनाव होने वाला, ये बात देखने वाली रहेगी। बिल्कुल, ये बात देखने वाली रहेगी, लेकिन अभी से ही कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से, खासतौर पर हम पश्चिम बंगाल का अगर जिक्र करते हैं तो वहां से ये अपील की जाने लगी है कि दरअसल चुनाव को ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, एक ही चरण में चुनाव करा लिए जाएं। अब क्या राजनीतिक इस बात को डिसाइड करेगी, राजनीतिक दल इस बात को का निर्णय लेंगे या सजेशन देने के लिए वो क्या मान्य है क्या कि कितने चरणों में चुनाव कराया जाए? क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अपने सुविधानुसार और चुनाव आयोग को ये भापना होता है कि किस राज्य में किस तरीके की
की स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति के अनुसार कितने चरणों में चुनाव कराना है, ये उसका निर्णय होना चाहिए। देखिए, जब चुनावों की बात होती है तो भारतीय निर्वाचन आयोग तय करेगा कि कितने चरणों में चुनाव कराना है, क्योंकि सुरक्षा के मामले में, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां जो हमारी होती हैं वो एक राज्यों से लेकर दूसरे राज्यों में जाने के लिए एक बहुत लंबा पीरियड चाहिए होता है। उसके लिए पूरी तैयारी चाहिए होती है, खासकर सरकार के पास जो है टाइमिंग को लेकर। तो अगर एक ही टाइम में कई संवेदनशील इलाके होते हैं जहां पे निर्वाचन आयोग को ये देखना होता है कि वहां पर आखिर कोई दिक्कत आती है तो कैसे उससे निपटा जाए, क्योंकि मेन बात है कि चुनाव सुचारू रूप से होने चाहिए, अधिक से अधिक वहां पर उस चुनावों का हिस्सा बने लोग, और सबसे बड़ी बात है उनकी सुरक्षा, जान माल को लेकर किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, बूथ कैप्चिंग ना हो या किसी भी प्रकार से। तो उसके लिए सुरक्षा को क्यों मेन मायने रखा जाता है, इसमें पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। और मैं नहीं समझता किसी पार्टी के कोई ये पार्टियां तय करने लगेंगी, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात कर ले, चाहे किसी नक्सल बेल्ट एरिया की बात कर ले, चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर ले। तो इन सब राज्यों को पूरे देश में कोई बहुत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कोहिमा तक पूरे हिंदुस्तान आप को समझ लीजिए कि चुनाव कराना कोई इतना आसान नहीं होता, तो कई चरणों में होते हैं चुनाव। तो ये चुनाव तो जो चुनाव आयोग का काम है देखना, किसी राजनीतिक पार्टी का इसमें ना तो राय मांगी जाती है और ना ही मैं समझता हूं किसी प्रकार की पार्टी को राय देनी चाहिए, क्योंकि ये मामला देश की जो है चुनावों से जुड़ा है, आम आदमी की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, आम आदमी की जो है जो सत्ता में लाना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार का, क्योंकि एक अब आप पश्चिम बंगाल की अब बात कर रहे हैं तो आप खुद देख चुके हैं वहां पे किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार से संदेश खली के अंदर बीजेपी के नेताओं को जाने से इंकार कर दिया जाता है, वहां पे किस प्रकार से पुलिस जो है टीएमसी के इशारे पर काम करती है, किस प्रकार से ममता बनर्जी के लोग जो चाहते हैं वही वहां पे होता है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं क्या कि केंद्रीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वहां पर जाएंगी तो क्या एक दिन में चुनाव कराना संभव है? इतना आसान नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये सब साइड की बातें, और चुनाव आयोग को भी किसी प्रकार से इस प्रकार से की बातों को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उनको पता है कि उनको जो काम करना है वो करना है और इसमें किसी प्रकार की राज्य सरकार की कोई दखल नहीं होना चाहिए। ठीक बात रवि अरोड़ा जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि इस बार नयापन देखने को क्या मिल सकता है चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग को लेकर के भी कई तरीके के सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, खासतौर पर राजनीतिक दलों का ही हम जिक्र करें, विपक्षी दल कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी सवालों के कटघरे में खड़े करने का काम करते रहे हैं। क्या कुछ परिवर्तन, क्या कुछ नयापन इस चुनाव में नजर आ सकता है? क्या कोई नए कदम चुनाव आयोग उठा सकता है? क्या सबसे बड़ी बात तो यह है कि विपक्षी पार्टियां सबसे पहले, आप ये छोड़िए सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, वो तो ईवीएम पे भी उंगली उठाती हैं, वो तो मीडिया पर भी उंगली उठाती हैं, वो तो हर मतलब सरकार के पक्ष में अगर कोई भी काम बात करता है, अगर हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी अगर बात कर रहे हैं और हम बात ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो हम पर भी उंगलियां उठा देते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, इससे चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चुनाव वैसे ही होंगे जैसे होते आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोई किसी की सरकार का दखल नहीं होता। चुनाव आयोग एक जो है अपने स्वतंत्र एजेंसी है, उसको अपना काम करना है और मैं समझता हूं उसके काम में कोई दखल नहीं दे सकता, क्योंकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से लेके सभी जो हमारी न्याय प्रणाली है वो पूरी नजर रखती है इन सब चीजों पर। इतना आसान नहीं है कुछ गलत करना, और सबसे बड़ी बात इसमें कोई गलत हो भी नहीं सकता। जो आम आदमी वोट डालने जाता है वो ईवीएम में क्या जो है वोट डालने के बाद वो सरकार का काम, उसके जब काउंटिंग होती है तो पता लगता है कि कौन सत्ता में आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो इसमें किसी का कोई रोल नहीं बनता और कुछ नयापन ऐसा नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से हमेशा से चुनाव होते आए हैं बिल्कुल वैसे ही होने वाले हैं। लेकिन इस बार यह तय है कि जिन राज्यों के अंदर संवेदनशील इलाके हैं, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, मणिपुर की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, इन राज्यों में सुरक्षा एजेंसियां खास सतर्क रहने वाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गंभीरता को देखते हुए, जिस प्रकार से पिछले दिनों में माहौल देखने को मिला, ऐसे में गंभीर माहौल को देखते हुए कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इस बार सख्ती बरती जा सकती है जांच एजेंसियों, सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। राजनीतिक दलों की तरफ से पानी की तरह पैसा बहाया जाता है चुनाव जैसे शुरू होता है, और प्रत्येक चुनाव में हम लोग देखते भी हैं कि चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरफ से धरपकड़ की जाती है और बड़ी मात्रा में मोटी रकम जब्त भी की जाती है और अन्य सामग्रियां भी जब्त की जाती हैं। इस बार सरकार चुनाव आयोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी इन राजनीतिक दल से निपटने के लिए, उनके नेताओं से निपटने के लिए जो अनैतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं? दूसरा बड़ा यहाँ पर सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि चुनावी चंदा को लेकर के शोरगुल खूब नजर आ रहा है, और ऐसे में चंदा किसने दिया और किसने लिया ये नाम सामने आ गए हैं। इसका कितना असर देखने को मिल सकता है चुनाव में?
देखिए, ये तो तय है कि चंदा देना और लेना ये सब सरकारों का काम रहा है आज तक। देश के आजाद होने से लेके अब तक हम्म। जितनी भी पार्टियां देश में सत्ता सीन रही हैं, और उन सब ने ही कहीं ना कहीं पॉलिटिकली पैसा इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो बहुत ज्यादा होता था, अब थोड़ा सा सरकार नजर रखती है, चुनाव आयोग नजर रखता है, देश की एजेंसियां नजर रखती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं धरपकड़ बनी रहती है, लगातार डर बना रहता है। लेकिन यह तो आप समझ लीजिए, कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है कि इस पैसे को रोका जा सके। काले धन का खुलकर इस्तेमाल होता है, सभी पार्टियां करती हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे विपक्षी पार्टियां हो। इस बार कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को ऐसा कहना जरूर सुनने में मिल रहा है कि जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी ने लगातार धरपकड़ की है, और जिस प्रकार से पैसे पकड़े हैं, और जिस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियों ने, जांच एजेंसियों ने लगातार पैसे की धरपकड़ की है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिस प्रकार से रेड किए लगातार, ऐसे में उनका बहुत पैसा जो है पार्टी फंड में जो आने वाला था वो कम हो गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात तय है कि विपक्ष के ऊपर तो बहुत ज्यादा असर पड़ा है, और वही इसी बात को चिल्ला रहे हैं कि उनको लगता है कि पैसा जो था वो कहीं ना कहीं, देखिए खुलकर तो कोई सामने आता नहीं, बिल्कुल। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आएगी। लेकिन हम्म। ये तय है, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, छोटी रीजनल पार्टीज की बात करें, कोई भी ऐसी पार्टी इस पैसे से नहीं बची है। सबको इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन अब समय के अनुसार कैसे करना है यह खुद देखते हैं। क्योंकि अब जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव है तो पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो ऐसे में बहुत सारे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पैसा खर्च करते हैं इन चीजों में, और जब पैसा खर्च करते हैं तो वो नेचुरल बात है, उनको वो भी आने वाले टाइम में फिर उसके बाद सत्ता में सीजन होने के बाद अपन उनका फायदा भी उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे के जो चलन है वो रोक नहीं सकते आप। बिल्कुल रोक नहीं देखिए ले काम सकते, जो लेकिन चुनाव आयोग की नजर जो है लगातार बनी रहेगी।